नमस्कार बच्चों, अर्थशास्त्र के आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व व्यापार संगठन और भारत। दरअसल विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, WTO। इसके अस्तित्व में आने से पहले व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये बेसिकली अस्तित्व में था। बहुत सारे देश इसके सदस्य थे और जिन्होंने एक महासंधि यानी एक ट्रीटी की थी। महासंधि के लिए ट्रीटी शब्द आता है। ये जो ट्रीटी हुई थी, इसका उद्देश्य था व्यापार और सीमा शुल्क जो है वह उसकी दरें अलग अलग राज्यों के बीच में, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में तय हो जाएं, ताकि राज्य या राष्ट्र एक दूसरे के साथ कैसे व्यापार करेंगे ये पहले से सुनिश्चित हो जाए। विश्व व्यापार संगठन इसका परवर्ती था। परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद में आया। कब आया? 1995 में। इसका उद्देश्य यानी कि ध्येय क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? एक ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना कर देना जिसमें कोई भी देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में कोई बाधा खड़ी ना कर पाए। जैसे जो राष्ट्र WTO के सदस्य होंगे वह किसी अन्य सदस्य देश के द्वारा किए जाने वाले किसी निर्यात या आयात पे कोई अनवांटेड टैक्स नहीं लगा सकते, कोई नई फॉर्मेलिटी, कोई नई औपचारिकता क्रिएट नहीं कर सकते बिना किसी कारण के। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उन्हें बेसिकली उसका एक कारण देना होता है, उचित कारण देना होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई बाधा ना उत्पन्न आए, बाधा रहित व्यापार हो सके दुनिया भर में। इसी उद्देश्य से WTO की स्थापना हुई, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक उद्देश्य यह भी था कि सेवाओं का सृजन हो और व्यापार को प्रोत्साहन भी मिले। सेवाओं का सृजन से तात्पर्य यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के साथ साथ सदस्य देशों के बीच में जो कुशलता थी उसका भी एक्सचेंज हुआ। कुशलता मतलब वह लोग जो कुशल मैनेजर्स थे या कुशल ट्रेंड वर्कर्स थे, वह एक देश से दूसरे देश में उनकी मोबिलिटी बढ़ गई, उनका आना जाना बढ़ गया। इससे क्या हुआ? इससे सेवाओं का सृजन हुआ और व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। विश्व के बृहत्तम संसाधन यानी विश्व भर में जो संसाधन हैं उनका समुचित प्रयोग हो सके और पर्यावरण संरक्षण भी बना रह सके, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हुआ क्या था इसमें, यह भी जान लेते हैं। इसके द्वारा बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया गया। बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल। इसका मतलब ये था कि सिर्फ दो देश व्यापार ना करें, दो देश की जगह कई देश, इसी को हम बोलते हैं मल्टीलैटरल या बहुपक्षीय, यानी बहुत सारे पक्ष हो जाएं उन ऐसे व्यापार के, उसको बढ़ावा दिया गया। इसमें अप्रशुल्क और एवं अवरोधकों को हटा दिया गया। इसमें अप्रशुल्क यानी कि नॉन टैरिफ और जो अन्य अवरोधक थे उन सब को हटा दिया गया। नॉन टैरिफ का मतलब होता है कि हम कोई टैक्स न लगाएं, हम ऐसी व्यवस्था दे दें कि अप्रशुल्क की व्यवस्था हो जाए, नॉन टैरिफ। जैसे आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो है वह फ्री ट्रेड है, यानी कि ये फ्री ट्रेड जोन है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है आप नेपाल से कुछ भी खरीद के लाएं, उसके लिए आपको कोई इम्पोर्ट नहीं देना होता है। इसी को हम बोलते हैं नॉन टैरिफ पोजीशन। तो हर देश के साथ तो खैर फ्री ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ देशों के साथ जो WTO के सदस्य थे उनमें से कुछ देशों के साथ अप्रशुल्क जो है ट्रीटी की गई, अप्रशुल्क स्थिति बनाई गई और भी जो अवरोधक थे उन्हें हटाया गया। अपने बाज़ारों को सदस्य देशों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। दूसरा जो काम किया गया था वह ये था कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, साथ ही यह विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यवस्था के नियमों और सुरक्षात्मक व्यवसायों की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। इसका मतलब यह है कि जो जितने भी दुनिया है, जितना भी विश्व है, उसमें कुछ राष्ट्र विकसित हैं और कुछ विकासशील हैं। तो WTO का सदस्य होने के नाते भारत विकासशील देशों का एक अगुवाकार है। हालांकि चाइना की एक स्थिति ऐसी है कि उसने भी अभी तक
खुद को विकासशील देश ही घोषित कर रखा है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि वह इस स्थिति में है कि वह विकसित देश खुद को घोषित कर सकता है, लेकिन विकासशील देशों को जो मिलने वाले लाभ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलते हैं, स्पेशली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से और वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं, चाइना उसका पूरा का पूरा दोहन करना चाहता है। ये ठीक वैसे ही कि जैसे कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सक्षम है, लेकिन फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले। चाइना भी कुछ वैसा ही कर रहा है। तो विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए भारत क्या कर रहा है, एक न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यवस्था बने, इसके लिए नियम और जो सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं हैं उनकी रचना में, यानी कि जब उनका निर्माण हो रहा हो विकासशील और विकसित देशों के मध्य में, विकासशील राष्ट्रों का संरक्षण करते हुए जो भी व्यवस्था बन रही है विश्व स्तरीय, वो कैसी हो, वो जस्टिफाइड हो, न्यायपूर्ण हो, जस्ट हो, और सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं, यानी कि एक देश दूसरे देश की संप्रभुता पर कोई आक्रमण न करे। जैसे चाइना, मैं बार बार चाइना का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो इस उदाहरण के लायक है। आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के लगभग 15 ज़िलों को उसने अपने चाइनीज़ नाम दे दिए। ये भी कहीं ना कहीं किसी देश की संप्रभुता पर एक तरह का आक्रमण बोलना है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं उनसे सुरक्षात्मक व्यवस्था, इसकी जब पूरी रचना बन रही हो तो उसमें भारत एक सक्रिय भागीदार हो सके, यह भी लक्ष्य था। ठीक है। इसके अलावा भारत ने विश्व व्यापार संगठन के अनुदेशों का पालन करते हुए क्या किया, आयात से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटा लिए। यानी कि आप पहले ये सीलिंग लगी हुई थी कि आप किसी प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी आयात कर सकते हैं, लेकिन जब WTO से जुड़ा तो उसने ये प्रतिबंध हटा लिए और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम कर दिया गया। परिणात्मक प्रतिबंध का आशय क्या है, किसी देश द्वारा आयात निर्यात की वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिबंध या कोटा का निर्धारण, वो हटा लिया गया था। ठीक है। इसके बाद में अब हम जानेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति का मूल्यांकन करने पर क्या पाया गया। दरअसल हम ये जानते हैं कि जब 1991 में नई आर्थिक नीति आई तो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रभाव दोनों तरह के हैं, मिले जुले, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। आइए सबसे पहले सकारात्मक प्रभावों को जानते हैं। सकारात्मक प्रभावों के अंतर्गत ये देखा गया कि आर्थिक समृद्धि हुई। 80-91 में जहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद की जो दर थी वो 5.6% थी, 2007-12 में ये बढ़कर 8.2% हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य 9% रखा गया। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आर्थिक समृद्धि 1991 की नई आर्थिक नीति से आई। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि। चूँकि आपने इसमें विदेशी निवेश को भी आमंत्रित किया था नई आर्थिक नीति के माध्यम से, तो जहां 1991 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश थे, वहीं 2014-15 में 321 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये निवेश हुआ। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़बरदस्त उछाल हुई। और 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वें सबसे बड़ा धारक देश बन गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत उत्साहजनक रहा। राजकोषीय घाटे में सुधार हुआ। राजकोषीय घाटा आप समझते हैं क्या होता है। उसमें ये माना गया कि जितनी एक नियत आप दर चाहते थे उस स्थिति तक आप आ गए हैं। देश का राजस्व निरंतर बढ़ रहा है। कीमतों पर नियंत्रण की अगर बात करें तो नई आर्थिक नीति के पश्चात भारत जो है वो मुद्रास्फीति से निपटने में भी माना जाता है कि काफ़ी हद तक सफल रहा। मांग और पूर्ति को सफल बनाकर वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को नियंत्रण करने में भारत काफ़ी हद तक सफल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और लाभ रहा है भारत का जो निर्यात क्षेत्र रहा है। भारत अपने आप में एक निर्यातक देश के रूप में उभरा है। इसमें भारत ने वाहन, कल पुर्जे यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग उत्पाद जो हैं विभिन्न प्रकार के, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद और वस्तु, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद और वस्तुओं में भारत निर्यातक देश के रूप में उभर कर आया है। अभी कोरोना के समय में आपने देखा कि भारत ने जो टीके बना लिए वो पूरी दुनिया में उसने निर्यात किए हैं। तो दवाई के क्षेत्र में और IT की फील्ड में भी इधर भारत ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी उन्नति की है। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की। देखिए, ये माना जाता है कि नकारात्मक प्रभाव कुछ इस तरह के रहे कि जिस तरह से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार में उस तरह से वृद्धि नहीं हुई।
ये देखा गया कि सरकार ने उठाए बहुत सारे कदम, लेकिन रोजगार का सृजन नहीं हो पाया। तो विद्वानों ने इस आर्थिक नीति 1991 की इस मामले में आलोचना की कि ये रोजगार के सृजन में असफल हुई। दूसरा, कृषि पर प्रभाव जो इसका पड़ा वो कुछ इस तरह से लगा कि जैसे कृषि को उपेक्षित किया जा रहा हो। प्रभाव सकारात्मक नहीं था। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल नहीं पाया, यानी कि जो लोग निवेश कर रहे थे उन्होंने अन्य क्षेत्रों में किए, लेकिन कृषि क्षेत्र जो था वह बेसिकली धन के मामले में पिछड़ा हुआ रहा। सहयोगी क्षेत्र जो थे उनमें व्यय में कमी से इसकी वृद्धि की दर में और कमी आई। कृषि के सहयोगी क्षेत्र बहुत सारे होते हैं, हम जानते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी उद्योग है, फूलवानी है, बागवानी है। इन सब में भी बहुत ज़्यादा विनियोग नहीं हो पाया। इस वजह से कहीं ना कहीं उनमें भी कृषि के सहयोगी जो क्षेत्र हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा उन्नति दर्ज नहीं की गई। कृषि उत्पाद जो थे उन पर आयात शुल्क में कटौती कर दी गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर दिए गए। अन्य नए परिवर्तन के कारण भारतीय किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इस बात को ज़रा सा समझिएगा, जब आप आयात शुल्क घटा देंगे कृषि उत्पादों पे, तो पूरी दुनिया से जहाँ से कृषि उत्पाद सस्ते हो रहे होंगे वो देश में आने लगेंगे। तो भारतीय जो किसान होंगे वह उनका सामना करने के लिए, कंपटीशन का सामना करने के लिए अगर तैयार नहीं हुए धन के मामले में, तकनीक के मामले में, तो कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाएंगे। सरकार ने एक और काम किया ऐसा जो किसानों को कमज़ोर कर गया, वह था न्यूनतम समर्थन मूल्यों को वापस ले लेना। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक हुआ। 23 वस्तुओं पे, 23 कृषि उत्पादों पे सरकार जो है वह सब न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया करती थी। वर्तमान में केवल 2 एनलिस्टेड हैं, जिसमें प्रभावी रूप से 1 पर, या यूँ कह लें गेहूँ और धान की खरीद केवल सरकार कर पाती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई भी उत्पाद नहीं है जहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो। तो कहीं ना कहीं इससे भी किसानों को और कृषि क्षेत्र को थोड़ा सा धक्का लगा। कई सारे और परिवर्तन हुए जिससे पूरी जो किसान कम्युनिटी थी भारत में, कृषि क्षेत्र जो था उसको विदेशी प्रतिस्पर्धा से एक्सपोजर करना पड़ा, और कहीं ना कहीं किसानों पर और कृषि जगत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उद्योगों पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो आर्थिक सुधारों का कुछ उद्योगों पर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन कुछ क्या अधिकांश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आंध्र प्रदेश के सिरिसिला कस्बे का हथकरघा उद्योग ये पूरी तरह से लगभग खत्म हो गया। औद्योगिक समृद्धि की दर में शिथिलता यानी कि कमज़ोरी आने की वजह से उत्पाद, जो औद्योगिक उत्पाद थे, उनकी मांग जो है वह घटती चली गई, और धीरे धीरे मांग की गिरावट के लिए ये माना गया था कि सस्ते आयात शुरू हो गए थे। तो ये सिरिसिला कस्बे का जो हथकरघा उद्योग था आंध्रा का, ये इस वजह से समाप्त हो गया क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन का शिकार हो गया। आधारिक संरचना में अपर्याप्त निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो निवेश होना चाहिए था सरकारों के द्वारा हथकरघा उद्योग वगैरह में, वो उस तरह से नहीं हो पाया। विकासशील देश द्वारा पूंजी प्रवाह की प्राप्ति हेतु अर्थव्यवस्था को खोलना, जितने भी विकासशील देश थे उन्होंने अपने देश में पूंजी आ सके पूरी दुनिया से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इसके लिए उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। और कहीं ना कहीं जब वो आ गए तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन का एक्सपोजर जब किया, जो हथकरघा उद्योग था या जो घरेलू उद्योग थे अन्य, तो कहीं ना कहीं वह उस कंपटीशन का सामना नहीं कर पाए और उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण में विकसित देश के उत्पादों के प्रभाव में आर्थिक वृद्धि हुई, लेकिन विकासशील देशों के उत्पादों पर इसका प्रभाव कैसा पड़ा? नकारात्मक पड़ा। विनिवेश का प्रभाव, देखिए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सरकार ने जो सरकारी उपक्रम थे उनके शेयर जो है निजी क्षेत्र को बेचना शुरू किया, इसी को विनिवेश कहा गया, डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहा गया। इसमें 1991-92 में कहा जाता है कि जहां 2500 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था विनिवेश करके, वहां पे 3045 करोड़ जुटा लिए गए। वहीं 2015 में 56,000 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा था, लेकिन आप प्राप्त कर पाए केवल 34,500। तो कुछ विद्वानों का ये मत है कि 2015 में विनिवेश की प्रक्रिया से आपने कुछ खास इंडस्ट्रियलिस्ट को ये जो सार्वजनिक उपक्रम थे ये कम दामों पर बेच दिए, और ये कहीं ना कहीं देश की संपत्तियों के साथ किया जाने वाला एक बड़ा घोटाला जैसा है। ऐसा कुछ विद्वान ये आरोप तक लगाते रहे। जो वामपंथी अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने तो स्पेशली
जो वर्तमान एनडीए सरकार है उसको इस मामले में कटघरे में लिया कि आपने ये करीबन 56,000 और माइनस 34,000 यानी कुल मिला करके आपने लगभग 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि बड़ा आरोप था। राजकोषीय नीतियों का प्रभाव, राजकोषीय नीति यानी कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत आपने जो फिस्कल पॉलिसीज़ अपनाई उसमें ये देखा गया कि सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि हुई, यानी कि पब्लिक सेक्टर ने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़े। जो पहले बढ़े हुए थे आर्थिक सुधारों में उन पे रोक लगाई, जैसे ग्रांट वगैरह आपने पढ़ा था ना, ग्रांट पे जो है रोक लगा देना या कमी करना। तो पब्लिक सेक्टर के जो पब्लिक एक्सपेंडिचर थे उन पे विशेष रोक लगा दी गई। इस अवधि में कर जो है वो घटाए गए और कोशिश की गई कि कर चोरी नियंत्रित हो जाए। हालांकि सोचा गया था कि इससे बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा, राजस्व वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई बार कर से सब्सिडी दी गई, यह भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हुआ। तो कुल मिलाकर के राजस्व बढ़ नहीं सका और राजस्व बढ़ाने का जो मार्ग है वह प्रभावित हुआ। इस पे भी देश पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष क्या कहें? निष्कर्ष मिश्रित हैं। सकारात्मक प्रभाव में विदेशी अर्थव्यवस्था से जुड़ गए हम, विदेशी पूंजी भारत में निवेश इसका बढ़ा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, भारत को विदेशों में निवेश का अवसर मिला, ये सब सकारात्मक प्रभाव हैं। कृषि पर राजकोषीय नीति और सूक्ष्म उद्योग जो थे, जो कुटीर उद्योग थे, उन पे नकारात्मक प्रभाव देखे गए। विद्वानों का ये मत है कि वैश्वीकरण एक सुअवसर है, लेकिन वहीं कुछ आलोचक विद्वान ये मानते हैं कि वैश्वीकरण से अमीर देश और विकासशील देश और जन समुदाय के बीच में असमानता यानी कि विषमता बढ़ गई है। भारत के संदर्भ में अगर हम बोलें तो सभी क्षेत्रों में विकास समान नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने के साथ साथ पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक तरफ बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। आज का प्रश्न यह है कि आपको ये बताना है कि जो वैश्वीकरण हुआ उस वैश्वीकरण से भारत में कौन से नकारात्मक प्रभाव हुए। ख़ास तौर से 2015 में जो विनिवेश हुआ है उसके संदर्भ में बताइए। कुछ वामपंथियों का जो आरोप है, वामपंथी अर्थशास्त्रियों का, कि सरकार ने लगभग कई हज़ार करोड़ का एक घोटाला कर दिया है विनिवेश में। वो घोटाला लगभग आपके हिसाब से कितने हज़ार करोड़ का होगा? अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।